हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स दे आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे सिंपल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच आर हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के एप्लीकेशंस हैं। जैसे मेजर जो इसका एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, मीथेन हो गया, जिसको हम मार्श गैस बुलाते हैं, वो सारे के सारे हम यूज करते हैं एज फ्यूल्स, राइट। क्लासिफिकेशन जब हम हाइड्रोकार्बन्स की करते हैं तो we classify hydrocarbons depending upon the kind of bonding between carbon and carbon. Okay, on the basis of this we classify it into saturated hydrocarbons and unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब इसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आते हैं which are known as alkanes। alkanes का जो जनरल फॉर्मूला है that is CnH2n+2। ओके, सो alkanes को हम सैचुरेटेड क्यों बुलाते हैं? Because all the bonds in alkanes they are saturated with hydrogen. All the bonds are saturated with hydrogen, therefore they are known as saturated hydrocarbons. तीनों में से जो सबसे least reactive है they are alkanes. Okay? Second type unsaturated. Unsaturated दो तरह के होते हैं, one which is known as alkenes which have carbon-carbon double bond, ठीक है, and the other ones they are known as alkynes with carbon-carbon triple bond. Alkenes का general formula is CnH2n और alkynes का general formula is CnH2n-2। ठीक है, so these are the three types जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। so let's go on to the first kind of hydrocarbons today, जिन्हें हम क्या बुला रहे हैं? they are known as alkanes। alkanes को एक और नाम दिया जाता है, they are also known as paraffins, right? paraffins हम इसको क्यों बुलाते हैं? because of its low reactivity। ऑलरेडी आपने देखा कि अगर हम कोई भी एल्केन ले लें, जैसे हम इथेन ले रहे हैं, सो इथेन में ऑल द बॉन्ड्स दे आर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, इसलिए इसमें रिएक्शन जो है वो काफी कम होती है, बिकॉज एडिशन रिएक्शंस तो इसमें बिल्कुल ही नहीं होंगी। जो एक काइंड ऑफ रिएक्शन इसमें होती है दे आर ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, नाउ एल्केन्स की जब हम बात करें, एज वी हैव ऑलरेडी सेड दैट इट हैज द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, द लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्केन बीइंग CH4। जब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में वी हैव कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में हम क्या इसको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 ले रहे हैं तो CH4 दैट इज नोन एज मार्श गैस। ठीक है,
known as marsh gas. Depending upon what? It will depend upon the source from which it is obtained. Okay. So source क्या हुआ इसका? जहां से marsh gas को हम obtain करते हैं, and we generally obtain the marsh gas from where? From marshy areas. मार्शी एरियाज कौन से होते हैं? मार्शी एरियाज जहाँ पे नीचे पत्ते वत्ते गिर जाते हैं और सनलाइट वहाँ पे बहुत कम होती है। जब वो पत्ते सड़ने लग जाते हैं तो वहां से जो गैस इवॉल्व होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? मार्श गैस। जो हमने यूज करना है सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दैट इज द आईयूपीएसी सिस्टम। हमें पता है आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है। आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो प्राइमरी सफिक्स हम इसमें देंगे, primary suffix that is going to be ane, right? जैसे for example CH4, this is known as methane. C2H6, this is known as ethane. 2 carbon atoms eth हो गया और primary suffix ane हो गया, so this is known as ethane. The next member C3H8, which is known as propane and so on. ठीक है? Then after IUPAC we come to the nomenclature which alkanes they are going to exhibit. So let's see कौन-कौन सा nomenclature ये exhibit करता है. The first kind of nomenclature, isomerism. क्या होता है आइसोमेरिज्म? Which have the same molecular formula but different structures, उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बुलाते हैं, राइट? जो आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, the first one that is known as chain isomerism. chain isomerism में the chain that is going to be different. ठीक है? जैसे for example अगर हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3, this is butane, ठीक है? और अगर हम इसका आइसोमर देखें तो that is going to be CH3, this is known as what? 2-methyl propane. ठीक है? So यहाँ पे we can see that the chain that is going to be different. Depending upon chain isomerism, हम alkanes को classify करते हैं into primary, secondary, tertiary and quaternary. ठीक है? प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी बुलाते हैं, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री भी बुलाते हैं, टर्शरी को हम 3 डिग्री भी बुलाते हैं और क्वार्टरनरी को हम 4 डिग्री भी बुलाते हैं. ठीक है. प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होता है? which is attached to one more carbon atom. ठीक है. सेकेंडरी वो होगा which is attached to 2 more carbon atoms. ठीक है. और टर्शरी कौन सा होगा? which is attached to 3 more carbon atoms. और क्वार्टरनरी हो गया which is attached to 4 more carbon atoms. ठीक है. Let's take an example. हम ले रहे हैं CH3. सपोज हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड है. IUPAC नेम इज गोइंग टू बी, अगर हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं तो IUPAC नेम हो गया 2,2-डाई-मिथाइल पेंटेन.
ठीक है, अब हमको इसमें क्लासिफाई करना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा है। अगर आप फर्स्ट वाला कार्बन एटम देखो इस साइड या इस साइड, बोथ द साइड्स, ये वाला कार्बन एटम सिर्फ एक और कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो ये वाला कार्बन एटम 1 डिग्री होगा, ये वाला कार्बन एटम भी 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला जो कार्बन एटम आप देख रहे हो ये कितनों के साथ अटैच्ड है, एक कार्बन एटम ये और एक कार्बन एटम ये, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। नाउ लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक और CH3 ग्रुप ले लिया, सो अब इसका क्या IUPAC नेम हो जाएगा, 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये वाला कार्बन एटम आप देख रहे हो तो 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, सो दिस इज नोन एज व्हाट, 3 डिग्री, ठीक है। और ये वाला कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, सो दिस इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन एटम। फ्रेंड्स हम करते हैं ना 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री, जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर्स करेंगे तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम्स कौन से होते हैं। सो अगर इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन एक बार फिर से देख लो, जो प्राइमरी होता है 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम that is attached to only one carbon. 2 degree carbon atom will be attached to 2 carbons. 3 degree carbon atom is attached to 3 carbons and 4 degree carbon atom is attached to 4 carbons. ठीक है? So based upon chain isomerism हम लोग या branching इसको हम बुलाते हैं, हम इसको categorize करते हैं into primary, secondary, tertiary and quaternary. Have you understood? तो ये एक आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। दूसरा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच इट इज गोइंग टू शो दैट इज कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। करा था हमने कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कौन कौन से टाइप के होते हैं, अगर हमको सिर्फ इथेन में कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म करने हैं तो हमने एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड करे थे ना दोनों, पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको। सो हम सिर्फ थोड़ा सा एक बारी रिवाइज करते हैं कि क्या होते हैं ये। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू free rotation about carbon-carbon single bond. We have done this in the previous chapter in detail, right? अगर हम conformations इथेन के देखते हैं तो इथेन के दो conformations होते हैं, one which is known as eclipsed and the other one which is known as staggered. ये हमने दो थे, one which was known as the sawhorse projection, ठीक है, and the other one which is known as Newman. तो हम अभी सिर्फ न्यूमैन डिस्कस करते हैं, सॉहर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक कार्बन को बड़े सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और एक कार्बन को डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ अटैच्ड है और ये 3 हाइड्रोजन्स इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। वी कैन सी कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स दूर दूर है, therefore this is known as the staggered form, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन्स एक दूसरे को शैडो कर रहे हैं तो इसे हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज eclipsed form. ओके, स्टैगर्ड फॉर्म एंड eclipsed फॉर्म। हमें ये भी पता है कि जो स्टैगर्ड फॉर्म होता है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू eclipsed फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे eclipsed फॉर्म में repulsions are going to be greater. Because of that repulsions, there is going to be an increase in energy
और अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, सो अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एक ग्राफ हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम स्टैगर्ड टू एक्लिप्स्ड। जो सबसे कम एनर्जी पे है दैट इज द स्टैगर्ड फॉर्म, ये हो गई स्टैगर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम रोटेशन करते रहेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन पास आता रहेगा एंड वी विल गेट द एक्लिप्स्ड फॉर्म बिकॉज ऑफ मोर रिपल्शंस बिटवीन द हाइड्रोजन्स द एक्लिप्स्ड फॉर्म इज एट अ हायर एनर्जी। फिर हमने रोटेशन करनी शुरू करी तो फिर से क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म विल बी एग्जिस्टिंग। ठीक है, the difference in energy between the eclipsed and the staggered, that is 12.5 kilojoules per mole, right? So ये हम already पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म के बाद we come to the structure of alkanes. Let's see कैसा structure है alkanes का। एल्केन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp3। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स, the hybridization in case of alkanes is going to be sp3। ठीक है, सो अगर हम सिंपल सा स्ट्रक्चर ले, द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, with the hybridization of carbon as sp3 and the bond angle between the hydrogens that is 109.5. Okay, then we come to the main part of the chapter, that is methods of preparation of alkanes. Okay, preparation of alkanes. Let's see किस तरह से हम लोग alkanes को prepare करते हैं। Methods of preparation of alkanes. It is first of all prepared by reduction of alkenes and alkynes. रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे विद एल्कीन्स एंड एल्काइन्स टू गेट एल्केन्स। जो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स इसमें यूज करते हैं दैट इज रेने निकल। रेने निकल क्या है, इट इज एन अलॉय ऑफ निकल एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसको निकल और एल्यूमिनियम को फिर हम कास्ट करते हैं, या आप कह सकते हो हम इसको रिफ्लक्स करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। Another one which we can take is we can take palladium, we can platinum, we can take palladium. पर जब हम specifically रेने निकल यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, it is known as Sabatier-Sanderson's reaction. ओके, पर Sabatier-Sanderson सिर्फ अगर हम रेने निकल यूज कर रहे हैं, अगर हम प्लैटिनम और पैलेडियम यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग ये नहीं बुलाते। ठीक है, सो व्हेन वी डूइंग द रिएक्शन लेट्स फर्स्ट डू इट विद एल्कीन। In presence of Rene nickel, we are going to get
CH3CH3। ओके, रेनिनिकल बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उसकी जो रिएक्टिविटी है दैट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल निकल, इसलिए हम रेनिनिकल यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर हम एल्काइन ले लें और हम इसकी भी हाइड्रोजनेशन करें या रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस एल्केन। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। नेम रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए नेम रिएक्शंस का एक आपने चार्ट बना के रखना है ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपके लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स में फर्स्ट रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे हम CH3Br ले रहे हैं, और एक और एल्काइल हैलाइड लेंगे ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, और इसको हम रिएक्ट करेंगे इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में रिएक्ट करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्योंकि सोडियम हमें पता है बहुत रिएक्टिव है विद वाटर, ओके, सो हमें जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको ड्राई रखना है, इसलिए हम ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं। जब यहां से ब्रोमीन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट CH3CH3 plus 2NaBr। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हम हेलोजन रिमूव कर रहे हैं तो इसलिए इस रिएक्शन को हम डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बुला सकते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल। So this reaction may also be known as dehalogenation reaction. Woods reaction के दो ड्रॉबैक्स हैं, let's see कौन कौन से। The first drawback is कि we cannot prepare methane by this method, क्योंकि हमारे को यहाँ पे दो एल्काइल हैलाइड्स चाहिए तो मीथेन हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड जो इसका ड्रॉबैक होता है दैट इज वी कैन नॉट प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब कि अगर सपोज हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ले लें, जैसे यहाँ पे हमने दो सेम काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लिए ना, CH3Br और CH3Br, अगर हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स ले लेते हैं तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन जाएगा और उस मिक्सचर ऑफ एल्केन्स को फिर सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे सेम काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं सच दैट जो हमारे पास एल्केन बने दैट ओनली हैज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसको हम सिमेट्रिकल एल्केन बुलाते हैं। ठीक है, सो इससे सिर्फ हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, we can only prepare alkanes with even number of carbon atoms। ठीक है, odd number वाले हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। Then the second one is the second reaction, ये हमने first Woods reaction करा है। Second reaction is by reduction of एल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स जब हम करते हैं तो हम बड़े सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे। यहाँ पे भी जैसे हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करा है, वहां पे हम थोड़े से डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं। तो लेट्स सी किस किस के प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज दैट इज वी हैव CH3Br plus H2 and we are going to use zinc and
zinc and HCl. Zinc in presence of hydrogen fluoride. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH4 plus HBr. Right? So इस वाले मेथड से हम मीथेन प्रिपेयर कर सकते हैं. Second reducing agent which we can use, that is palladium और platinum. यहाँ पे तुम हाइड्रोजन को नेसेंट ले लो 2H. ठीक है. So second हमारे पास आ गया CH3Br. Again we are doing the same reaction, hydrogenation reaction. हम यूज कर रहे हैं platinum और palladium. Okay, so we are going to get what? CH4 plus HBr. ठीक है. थर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं CH3Br के साथ. We can use HI in presence of red phosphorus. In presence of red phosphorus, then we are going to get CH4 plus HBr plus I2. ठीक है. रेड फॉस्फोरस का क्या सिग्निफिकेंस होता है? लिखो. रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन to remove iodine in the products. If not done so, a reverse reaction may take place. A reverse reaction may take place to give the alkyl halide back. Reverse reaction may take place to give the alkyl halide back. ठीक है. Then another reducing agent which we can use over here, CH3Br plus 2H. nascent hydrogen हम use कर रहे हैं and we are using zinc and copper का couple. ठीक है. To get again CH4 plus HBr. Right? So ये सारे के सारे जो है, these all are reduction reactions. और एक और reducing agent जो कि हम commonly use करते हैं, that is a very very strong reducing agent, lithium aluminium hydride. तो अगर हम CH3Br ले रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं lithium aluminium hydride which is a strong reducing agent, तो ये हमें क्या दे देगा? CH4 plus HBr. तो आप देख रहे हो कि सारे रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, सिर्फ हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को वन बाय वन चेंज करते हैं. जब हम जिंक को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप रिएक्शन लिखोगे उसी तरह से जब हम जिंक को यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं. बाकी सब जगह हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. फिर एक और मेथड है जिससे कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड से, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम एक एल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, और उसको हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर देते हैं. The reaction takes place in presence of dry ether to give us Grignard reagent which is CH3MgBr, methyl magnesium bromide. ओके, इसकी मैं ऊपर लिख रही हूँ रिएक्शन. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं. Okay, when we will get CH4 plus magnesium hydroxy bromide.
क्लियर हो गया? सो इन मेथड से एक बारी फिर से देखो, सबसे पहले हमने एल्कीन्स और एल्काइन से रिडक्शन करी, फिर हम एल्काइल हैलाइड्स की वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये हर साल जरूर आती है, ठीक है? सो वुड्स रिएक्शन, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिडक्शन के लिए हमने 1 2 3 4 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं, and then reaction of alkyl halides with Grignard reagent. ये हमने यहाँ पे Grignard reagent बनाया, ठीक है? फिर जब Grignard reagent है हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। So ये जो वाटर है ये डिसोसिएट होगा into H positive and OH negative, तो जो ये हाइड्रोजन है वो अटैच हो जाता है इसके साथ और OH जो है वो मैग्नीशियम के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है which is known as मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड। ये एक ही हो गया ना, CH4 और एक ही हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया? Then third we are going to do the preparation from carboxylic acids. 2 preparations कर लिए हमने। So हमारी next preparation, the third method of preparation is from carboxylic acids. Carboxylic acid से हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं करते, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स बनाते हैं, ओके? पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट्स बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव अस सोडियम एसिटेट, राइट? सो सोडियम एसिटेट जो यहाँ पे बना, दैट इज नोन एज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है? क्लियर हो गया? अब इस सॉल्ट को जो हमारे पास बना है इसको हम रिएक्ट करते हैं विद सोडा लाइम, राइट? सो वी हैव CH3COONA। सोडा लाइम क्या होता है? इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, ओके? सो हमारे पास क्या बन गया? CH4 प्लस Na2CO3, ओके? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया ना, और ये Na2CO3 इसने रिमूव कर लिया, राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? शांति से देखो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, सो देयरफॉर इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, पर जब हम प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो हमारे पास एक ही कार्बन एटम रह जाता है। सो इसलिए इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है? जब हमको ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम से लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला कोई प्रोडक्ट बनाना हो तब हम ये वाली रिएक्शन यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है? Then the next one, second जो इसमें आता है, this is first, second is from Kolb's electrolysis. Kolb's electrolysis.
अब जैसे हमने ऊपर वाले मेथड में सॉल्ट यूज किया है, वैसे ही हम इस वाले मेथड में भी सॉल्ट ही यूज करेंगे। सो हमारे पास CH3COOK, दिस इज नोन एज पोटेशियम एसिटेट। ठीक है, अब पोटेशियम एसिटेट की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू एसिटेट आयन प्लस K पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस जो हम इसकी पोटेशियम एसिटेट की करते हैं, तो हम पहले पोटेशियम एसिटेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब इस वाले उसमें वाटर भी प्रेजेंट है ना, तो वाटर भी डिसोसिएट होगा। ठीक है, अब दो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोलिसिस में। वन रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गिव अस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, जो कैथोड होता है, कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो केटायंस है, वन इज K पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू गिव K, एंड द अदर वन इज H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू गिव H, और दो एटम्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं टू गिव अस H2। ओके, अब सीनियर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि क्योंकि K का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, देयरफॉर ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, कैथोड पे हमारे पास, अभी आप यही याद रखो इस क्लास में कि कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और जो पोटेशियम है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है, वो लिबरेट नहीं होता है। ठीक है, एनोड की रिएक्शन क्या हुई, एट एनोड व्हाट विल वी गेट, हमारे पास आ गया एनोड पे हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो CH3COO नेगेटिव आयन इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा टू गिव अस CH3 प्लस 2CO2। अब इस वाली रिएक्शन की भी यही ड्रॉबैक है कि हम इससे मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको हमेशा 2 मोल्स देने पड़ेंगे, तो जो सबसे छोटा मेंबर हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इज ओनली मीथेन। ठीक है, क्लियर हो गया। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल हैव CH3COOK। ठीक है, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये हमें दे रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इसके, CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2KOH प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो बैलेंस कर लो इसको, रिएक्शन को, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनोड पे चली गई और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे चला गया, और CH3 भी एनोड पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, जो चीज सॉल्यूशन में रह गई दैट इज ओनली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हैव यू अंडरस्टूड? सो ये कोड्स है, देन दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then the third method from carboxylic acids, that is reduction of carboxylic acids. Carboxylic acids की जो हम reduction करते हैं that we do in presence of hydrogen iodide. So अगर हमारे पास है
CH3COOH। तो हम इसकी रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 6HI, ठीक है, टू गिव अस द रिस्पेक्टिव एल्केन। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 2 है ना, तो हमारे पास यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 ही है। इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है, या जो हमने यहाँ पे किया है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट रिड्यूसिंग, ठीक है। सो 6HI के प्रेजेंस में हम कर रहे हैं, तो ये हमारे को दे देगा 3H2O प्लस 3I2, 2H2O, 2H2O plus 3I2. Got it? So this is the method of preparation from carboxylic acids. समझ में आ गया? एक मेमोरी फ्रेम ड्रॉ करने की जरूरत है। तो लेट्स सी कैसे कैसे हमने प्रिपेयर करा था, एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। ओके, तुम बताते रहो मुझे कैसे कैसे हमने प्रिपरेशन करी थी। प्रिपरेशन फर्स्ट क्या किया था, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सेकेंड हमने की फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और थर्ड हमने की फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक मेन नेम रिएक्शन करी है व्हिच इज Sabatier-Sanderson's रिएक्शन। जिसको हम इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल करते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हमने यूज किए थे दैट वाज प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, एल्काइल हैलाइड से हमने प्रिपेयर करा नंबर 1 फ्रॉम वुड्स रिएक्शन, ठीक है। देन नंबर 2 रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हमने बड़े सारे कोई 5 रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करे थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन वाज जिंक एंड HCl, सेकंड कौन सा यूज करा है? बोलो बोलो फटाफट फटाफट, 5 यूज करे हमने। फिफ्थ वाला हमने किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिंक एंड कॉपर कपल, HI और HI in presence of red phosphorus और platinum and palladium। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने यूज करे। फिर थर्ड हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर किया और फिर उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हमने हाइड्रोलिसिस करी। We did the hydrolysis of Grignard reagent। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने कैसे प्रिपेयर किया? फर्स्ट हमने प्रिपेयर किया है विद रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम। ओके, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या पर्पस है कि ये जो वाटर उसमें से निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अगर ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन हिंडर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट मेथड हमने ये किया था। सेकेंड मेथड हमने किया कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस।
थर्ड मेथड हमने किया रिडक्शन, विद HI। क्लियर? सो इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं एल्केन्स को। देन नेक्स्ट वी गो टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट इज नॉन पोलर इन नेचर। इट इज नॉन पोलर इन नेचर, which means कि इसकी कोई भी does not have any kind of dipole moment, क्योंकि दोनों जो कार्बन इसमें अटैच्ड होते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is going to be same। so जो bonded pair of electron रहेगा that is going to be in the center। ठीक है? so they are non polar nature। due to non polar nature, number 2, due to their non polar nature they have low boiling points। ठीक है? However, boiling points increase in number of carbon atoms। Increase in number of carbon atoms, but it decreases with increase in branching। क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। जैसे हम कार्बन ले रहे हैं तो कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज करेगा ना, और अगर मास इंक्रीज करेगा तो व्हाट विल हैपन? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अब ब्रांचिंग के साथ, मतलब अगर हम आइसोमर बना दें तो ब्रांचिंग के साथ क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है? क्योंकि ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएंगे। ठीक है? बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स कोई एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करता। ओके? अगर सपोज हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जब हम उससे नेक्स्ट ऑड नंबर वाला लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने हेक्सेन ले लिया, हेक्सेन के पास 6 कार्बन एटम्स हैं, तो जो उससे नेक्स्ट वाला होगा हेप्टेन, हेप्टेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू हेक्सेन। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आप हेक्सेन ले रहे हो तो हेक्सेन मतलब दिस इज हेक्सेन 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज हेक्सेन। ठीक है? और अगर हम हेप्टेन ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज हेप्टेन। ठीक है? हेक्सेन जो है दैट इज सिमेट्रिकल, वो क्रिस्टल लैटिस में प्रॉपर्ली फिट होता है लाइक अ जिगजॉ पजल। ओके? क्योंकि वो प्रॉपर्ली फिट हो रहा है इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी मोर। वेयर एज जब हम हेप्टेन लेते हैं तो हेप्टेन में यू कैन सी दैट ओवर हियर स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है कि ये पजल में प्रॉपर्ली फिट नहीं होता, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी लो। ठीक है? देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। solubility due to their non-polar nature। हमें पता है केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है? सो क्योंकि ये नॉन पोलर है देयरफॉर ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो ये सिर्फ नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। सो आप लिख लो दैट दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, these are not soluble in water due to their non-polar nature। But are highly soluble in
soluble in organic solvents. ठीक है, क्लियर हो गया? Then we go on to the chemical properties of alkanes. Now, when we are doing the chemical properties, हमने already discuss किया कि हम इनको पैराफिन्स बुलाते हैं। पैराफिन्स का मतलब क्या हुआ? लो रिएक्टिविटी। तो अगर इनकी रिएक्टिविटी लो है तो एडिशन रिएक्शन से अंडरगो नहीं करेंगे, नंबर वन, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। कहीं पे भी किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट को, एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है? सो ये जो रिएक्शंस अंडरगो करते हैं मेनली दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड द सेकंड वन इज कंबशन रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है? सो लेट्स गो ऑन टू द टाइप ऑफ रिएक्शंस। Chemical reactions या chemical properties. The first type of reactions which they can undergo, they are substitution reactions. Okay, now what are substitution reactions? Substitution का मतलब होता है किसी की जगह लेना, to substitute. In this case, क्योंकि सारे हाइड्रोजन्स ही प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन्स ही सब्स्टिट्यूट होंगे, ओके? सो द फर्स्ट काइंड ऑफ, मतलब किसी और ग्रुप के साथ, नाइट्रो के साथ हो सकते हैं, हेलोजन्स के साथ हो सकते हैं, सल्फो ग्रुप के साथ हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट द फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन व्हिच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज हेलोजिनेशन रिएक्शंस। हेलोजिनेशन रिएक्शंस में हेलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 लें और Cl2 के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, H2 यहाँ पे यूवी रेडिएशन डिनोट करता है, ठीक है? तो हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद क्लोरीन, सो वी विल हैव CH3Cl plus HCl। अब ये जो एक हाइड्रोजन कम करके हमारे पास रेडिकल बनता है, इसको हम एल्काइल बुलाते हैं। मतलब एल्केन माइनस हाइड्रोजन इज नोन एज एल्काइल। तो इसका अगर हम कॉमन नेम लेंगे, दिस इज नोन एज मिथाइल क्लोराइड। समझ आ गया? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें कितने होते हैं? जैसे आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 3, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 3 ही रहे ना, पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक लेस हो गया, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? प्रोपाइल। दैट इज नोन एज एल्काइल रेडिकल, एल्केन माइनस हाइड्रोजन, ठीक है? सो दैट इज एल्काइल। और IUPAC नेम इसका क्या होगा? क्लोरो मीथेन, राइट? जब मैकेनिज्म हम इस रिएक्शन का देखते हैं तो दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें पता है कि 3 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन को हम एक्सपोज करें टू HNu, तो हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे
और अगर आपको याद है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, दैट स्पीशीज व्हिच हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बुलाते हैं, फ्री रेडिकल। अब यहाँ क्लोरीन के पास आप देख रहे हो कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बनता कैसे है ये, होमोलिटिक फिशन से। याद है ना, होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया, उसकी वजह से ये 2 हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। सो चेन इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। सेकेंड इज चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप एक कंटिन्यूअस चेन होती है जिसमें पुराने फ्री रेडिकल्स खत्म होते रहते हैं और नए फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वाले स्टेप में एक फ्री रेडिकल बना है क्लोरीन का, तो हम उसको मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक नया फ्री रेडिकल बन जाता है मिथाइल का। दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, ओके। फिर ये जो मिथाइल का फ्री रेडिकल यहाँ पे बना, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये हमें एक नया फ्री रेडिकल दे देता है क्लोरीन का। सो ये दोनों स्टेप्स होते चले जाते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, वो एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल का फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर ये मिथाइल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा हमें क्लोरीन का फ्री रेडिकल दे देगा। सो इट्स लाइक अ चेन प्रोपेगेटिंग, एक के बाद एक, जैसे रिले रेस में आप पास करते रहते हो ना बॉल आगे से आगे, वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। Then the third one that is known as chain termination step. Chain termination step में सारे free radicals are going to die, सब खत्म हो जाएंगे और हमारे पास मेन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सो हमारे पास कौन कौन से फ्री रेडिकल्स थे, एक फ्री रेडिकल है एल्काइल का, एक फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, सो दोनों फ्री रेडिकल्स खत्म, CH3Cl बन गया। उसी तरह से अगर 2 फ्री रेडिकल्स क्लोरीन के, तो क्लोरीन बन गया, ठीक है। और अगर 2 फ्री रेडिकल्स मिथाइल के, तो हमारे पास एल्केन बन गया, ठीक है। नाउ जब हम लोग हेलोजेंस लेते हैं यहाँ पे, तो हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती रहती है। मतलब अगर ये रिएक्शन हम फ्लोरीन के साथ करें, तो फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव होती है, फटाक से हो जाएगी, ठीक है, और बॉम्ब भी फूट जाएगा, राइट। बट फ्लोरीन से फिर हम रिएक्शन करते नहीं, हेलोजनेशन जब हमने करनी है तो हम फ्लोरीन के साथ नहीं करेंगे, हम क्लोरीन के साथ करेंगे, राइट। उससे कम रिएक्टिविटी होती है ब्रोमीन की और उससे कम रिएक्टिविटी होती है आयोडीन की, ठीक है। इसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का भी देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लो सेकेंड वाले स्टेप में कि हमारे पास मिथाइल का फ्री रेडिकल बन रहा है, ओके। जितना ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ये वाली रिएक्शन हम बोलते हैं कि रिवर्सिबल हो सकती है, जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उतनी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास 3 डिग्री होगा वो सबसे जल्दी हेलोजिनेशन अंडरगो करता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, उसके बाद 2 डिग्री और उसके